Good morning, students. Once again, I am before you with another topic from your rights, that is legal rights and the state. Students, we must know that whatever the claims we do, it is dependent upon some factors, and the most importantly, the factors are related to the government, I mean state, and the laws. यदि हम कोई क्लेम करते हैं किसी राइट्स के लिए, तो जो हमारा अपील है उस राइट्स के लिए, उसकी सक्सेस इस पर डिपेंड करती है कि क्या किस हद तक हमारी सरकार और लॉ उसको प्रोटेक्ट करती है। दुनिया के तमाम देशों के कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स के बारे में लिखा हुआ है, मीन्स लेड डाउन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, और उसमें ये प्रयास की गई है ये बताने की कि जो भी राइट्स हैं जो सैंक्शन कर दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, उसका वायलेशन नहीं होगा। लेकिन क्या जो उसको जो सैंक्शन मिला है, रिकॉग्निशन मिला है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, वही क्या उसके बेस होंगे? सोसाइटी पे डिपेंड करता है, वहाँ के हिस्ट्री पे डिपेंड करता है कि किस तरह के लोग वहाँ पे समाज में रहते हैं, उनकी हिस्ट्री क्या रही है। आपको पता है कि रिकॉग्निशन मिलने के बाद भी राइट्स का हो सकता है हम उसको कहीं ना कहीं नेगलेक्ट करते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं वो बेस नहीं बन सकता है। तो आवश्यकता इस बात की है कि उसको बेस बनाने के लिए, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमारे समाज में पहले अनटचेबिलिटी की स्थिति थी, यानी छुआछूत की भावना, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको एबॉलिश किया, यानी ये अब एक पनिशेबल ऑफेंस हो गया है। आगे बढ़ाऊँगा आपको। जब गवर्नमेंट के द्वारा कोई क्लेम सैंक्शन कर दिया जाएगा, वो राइट्स का रूप लेता है। ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल थ्योरिस्ट का रुझान है, उनका रिपोर्ट है, उनकी थॉट है। क्या ये बातें हर तरह की क्लेम्स पे लागू हो सकती है? नहीं। वैसे क्लेम्स ना केवल गवर्नमेंट बल्कि हम सब भी समाज में रहने वाले उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। अब सपोज कीजिए, तो ये रिकॉग्निशन है गवर्नमेंट के द्वारा, आई मीन स्टेट के द्वारा, लॉज के द्वारा, इसलिए जो कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनने चाहिए, जो हमें राइट्स मिले हैं, अब राइट्स की बात करते हैं तो प्रोटेक्ट करें। हमारे देश में इस राइट्स को फंडामेंटल राइट्स के रूप में लिया गया है, और उसके प्रोटेक्शन के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं उसके प्रोटेक्शन में लेते हैं, ना कि उसको कहीं ना कहीं हर्ट करने की। अब बात आती है कि सरकार किस हद तक हमारा प्रोटेक्शन कर रही है। जैसे सपोज कीजिए कि हमने आपको एग्जांपल दिया राइट टू एजुकेशन का, तो गवर्नमेंट का ये कर्तव्य बनता है कि उस तरह की एटमॉस्फेयर और प्रोविजंस क्रिएट करें जिससे लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ वो अपनी एजुकेशन को हासिल कर सकें और अपने टैलेंट को, अपने डेवलपमेंट को और अपने गोल को प्राप्त कर सकें। तो इस तरह की स्थिति राइट टू एजुकेशन में है, और इसका फ़ायदा समाज को भी होगा, क्योंकि समाज भी आपने देखा होगा, आपके सामने एग्जाम्पल है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस प्राइवेटली सोसाइटी पीपल के द्वारा रन किए जा रहे हैं, उसमें स्कॉलरशिप की व्यवस्था भी की गई है ताकि लोगों का बेनिफिट हो, बच्चों को, और उनका सर्वांगीण मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। तो ये चीज़ें साबित करती हैं कि हमें राइट टू एजुकेशन के साथ साथ अब बात आती है कि राइट टू एजुकेशन इंडिकेट करता है टू लीड अ क्वालिटी लाइफ। अब बात आती है कि राइट टू क्वालिटी लाइफ हमें मिलेगा कैसे, हमारी लाइफ में स्टैंडर्ड क्या होगा, क्वालिटी क्या होगी। इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार, आई मीन स्टेट, एक क्लीन एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट की बारे में सोचें, जहाँ पे अब हम श्वास ले रहे हैं,
और पॉल्यूशन से युक्त हवा हमारे अंदर अगर जाएगी, निश्चित रूप से हमारी बीमारी होगी, हमें ये बीमार कर देगी। इसलिए ज़रूरी है कि स्टेट क्वालिटी लाइफ एजुकेशन के माध्यम से ला सकती है और लोगों के द्वारा उनको सिंसियर करके, अवेयर करके, प्लस अपने द्वारा उस तरह की व्यवस्था करें कि एनवायरनमेंट हमारा परिशुद्ध हो, शुद्ध हो। आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार से अब बात आती है कि राइट्स आर ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, आई मीन इंडिविजुअल्स। अब बात आती है कि क्या ये राइट्स वास्तव में सबको मिल रहा है, इक्वल ट्रीटमेंट है? तो इस तरह की सरकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि वो सबको साथ लेकर चले और किसी के भी राइट्स का वायलेशन नहीं। सपोज करो कि हमने बोला राइट टू लाइफ। अब राइट टू लाइफ का परिणाम है कि आपके जीवन को, आपके लाइफ को कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। यदि चोट पहुंचाता है तो सरकार का ये कर्तव्य है, जिसने हमें ये राइट्स रिकॉग्नाइज किया है, कि उस व्यक्ति को जो आपको चोट पहुंचाए उसको पनिश करें, फर्स्ट। सेकेंडली, हमें उस तरह की बिहेवियर की भी आशा रखते हैं गवर्नमेंट के द्वारा कि सिविल लिबर्टीज हैं हमारी। ये तो राइट टू लाइफ था, अब सिविल लिबर्टीज है। अब आपकी स्वतंत्रता है। क्या सरकार बिना किसी कारण के आपको अरेस्ट कर सकती है अपनी इच्छा से? नहीं। ये गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा कंट्रोल है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही हमें कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से राइट सैंक्शन किया है और उसी को अधिकार नहीं है कि बिना बताए हमें किसी काम। इसलिए हमें अरेस्ट करने से पहले पुलिस के द्वारा हमें अरेस्ट वारंट दिखाया जाता है कि आपके नाम पर वारंट जारी हुआ है और आपको हम इस सिलसिले में, इस कारण से आपको अरेस्ट कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा कंट्रोल है। अब बात आती है कि क्या सरकार इन सारी चीज़ों को देखते हुए उस तरह की कुछ लिमिट को पार करती है क्या, कि हमें हमारे लिबर्टीज, हमारे राइट टू लाइफ, right to education, whatever the fundamental rights throughout the world they have got is under threat? नहीं। सरकार की भी जिम्मेवारी है और हमारी भी जिम्मेवारी है कि हम उनको उसी हद तक रिस्ट्रिक्शन उनके ऊपर रखें ताकि हमारे किसी भी राइट्स का वायलेशन ना हो। अगर वायलेशन होता है तो अपने पास बहुत सारे जुडिशियल कोर्ट्स हैं जहां आप चैलेंज हम और आप कर सकते हैं अपनी राइट्स के लिए। बात आती है कि मान लीजिए कि किसी अपने देश पर किसी कारणवश खतरा उत्पन्न हो गया, तो लोगों के वेल बीइंग के लिए सरकार बहुत हद तक हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन ला सकती है। अब बात आती है कि रिस्ट्रिक्शन कितनी होनी चाहिए, किस हद तक होनी चाहिए? तो इन पे चर्चा अभी भी चल रही है, क्योंकि हमें ये पता लगाना पड़ता है कि क्या रिस्ट्रिक्शन ये अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट के द्वारा जानबूझकर लगाई गई है सिक्योरिटी का उदाहरण दे करके, या उनकी ये मंशा है। नहीं, लोगों की भलाई के लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनते हैं और तभी उनका विकास होगा। इसलिए उनको ध्यान में रखते हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस सोवरेन पावर के लिए नहीं, फॉर द सेक ऑफ द पीपल शुड बी मेड। अब आपको हम दूसरे टॉपिक की तरफ ले चलते हैं। ये हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ राइट्स। आपको बताएं हम काइंड्स ऑफ राइट्स। हमने पहले नेचुरल राइट्स, सिविल राइट्स की बातें की। इसमें राइट्स के बारे में बताई गई है कि हमारे पास हर देश में लोगों को आज की वर्तमान परिस्थिति में पॉलिटिकल राइट्स मिला हुआ है, अर्थात उनको ये अधिकार है कि उनको राइट टू वोट है, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन है, राइट टू फॉर्म पार्टीज है और गवर्नमेंट में उनको शामिल होने का अधिकार है। ये हमारा पॉलिटिकल राइट्स है। इसके साथ सिविल राइट्स को भी
जोड़ दिया गया है। सिविल राइट्स का मतलब होता है जिसमें आपको अपनी बात रखने का, ये मीन्स राइट टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन, अगर तो वो भी हम एक पॉलिटिकल और सिविल राइट्स के अंतर्गत रखते हैं ताकि आप अपनी बात को कह सकें। चूँकि पीपल क्या है, किसी न किसी तरह से उनका एक ओपिनियन है और गवर्नमेंट उसको शेप करती है। गवर्नमेंट देखती है कि लोग चाहते क्या हैं, तो लोगों के पास पावर ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए और पावर ऑफ एक्सप्रेशन के माध्यम से लोग अपनी इच्छा जताएंगे। तब कहीं जाके आप कह सकते हो कि पॉलिटिकल राइट्स और सिविल राइट्स सही ढंग से तालमेल के साथ चल रहे हैं। सिविल लिबर्टीज, राइट टू लाइफ, राइट टू एक्सप्रेस योर व्यूज, योर ओपिनियन, ये चीज़ें सबको मिलनी चाहिए। फिर आती है इकोनॉमिक राइट्स। आपको बताएं, क्या लोग जो भी समाज में रह रहे हैं उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है इकोनॉमिकली, क्या इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलता है? तो इकोनॉमिक राइट में ये देखा गया है कि ये व्यक्ति जो कहीं ना कहीं किसी काम को करता है, कहीं पे भी नौकरी पेशा करता है, उसको उतनी न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए ताकि वो अपनी आवश्यकता की जो बेसिक नीड्स हैं उसको पूरा कर सके। और तभी ये करेगा जब गवर्नमेंट के द्वारा उस तरह के एटमॉस्फेयर क्रिएट किए जाएंगे, बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर वर्क होगा एंड फॉर बेटर वेजेस, आई मीन सही काम करने की जगह, वातावरण और सही उनके साथ मजदूरी। ये चीज़ें उसको, उस व्यक्ति को इस लायक बना सकता है कि वो अपनी बेसिक नीड्स को, चाहे वो हाउसिंग की हो, फूड की हो, क्लोथिंग की हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, वो पूरा कर सकता है, क्योंकि ये एसेंशियल नीड्स हैं। सेकेंडली, आपको एग्जाम्पल दो, कुछ देशों में ऐसे भी कुछ देश हैं जहाँ पे लोगों को जिनकी इनकम बहुत लो है उनको हाउसिंग की फैसिलिटीज़ दी गई है ताकि वो कम से कम उनके पास एक घर हो और उनके खाने पीने के लिए व्यवस्था की गई है सस्ते दर पे। भारत में भी आपने देखा होगा कि अपने यहाँ रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम चल रहा है जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में और जो लोग कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयड हैं और एग्रीकल्चर पर लोड है, लोग निश्चित रूप से बेरोजगार हैं, उनके लिए ये काम किया गया है। इस प्रकार से गवर्नमेंट के द्वारा न केवल पॉलिटिकल राइट्स, सिविल लिबर्टीज और इकोनॉमिक राइट्स की बात होनी चाहिए। अब आगे बढ़ाऊँ कि ये इकोनॉमिक राइट्स है। इसके बाद आता है हमारा कल्चरल राइट्स। हर कोई चाहता है कि आज आपने देखा होगा कि किस तरह से हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू एजुकेशन पॉलिसीज लाई है जिसके अंतर्गत बच्चों के ऊपर कोई दबाव नहीं रहेगा, वो अपनी इच्छा से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं और सेमेस्टर सिस्टम होगा और इस बीच में कोई सब्जेक्ट छोड़ भी सकते हैं और दूसरे फिर उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा कल्चरल जो राइट्स है उसकी तरफ इशारा करता है, इंडिकेट करता है कि हम हमारे ही लैंग्वेज में, हमारे मदर टंग में हमें शिक्षा दी जाए। सपोज कीजिए हम सब राजस्थान के लोग हैं, तो राजस्थान के बच्चों की शिक्षा उसकी मदर टंग हिंदी में अगर दी जाती है तो निश्चित रूप से उनमें अधिक डेवलपमेंट होगा, किसी सब्जेक्ट मैटर को सही ढंग से वो पढ़ सकेंगे, लिख सकेंगे। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली 3 दिन पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसीज लाई है जिसमें आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, बीच में छोड़ सकते हैं और आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा और अपनी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, अपनी मदर टंग में पढ़ सकते हैं। इस तरह से ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। सबसे बड़ी बात है कि स्टेट का ये कर्तव्य बनता है कि सबकी भलाई हो, सबका सही ढंग से विकास हो, इसलिए राइट्स उसको दी गई है। लेकिन राइट्स आर क्लेम्ड, रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट, स्टेट, देन इट बिकम्स अ राइट sanctioned by government. Okay, now your another topic, that is rights and responsibilities. Students,
आपको भी पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ हमारे अगर फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हुए हैं तो हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं जो 11 हैं। तो अगर हम सरकार से ये आशा करते हैं कि सरकार हमें एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एनवायरनमेंट दे जहाँ पे हम अपना विकास करते हुए आने वाले पीढ़ी का भी ध्यान रखें एंड विदाउट डैमेजिंग एनवायरनमेंट, ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लेकिन इसके साथ साथ हमारे ऊपर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि हम क्या अपने राइट्स को सही ढंग से यूज कर रहे हैं। सर्वप्रथम आपको बताऊं, सपोज कीजिए कि जो आपको राइट्स मिला है, आप किसी भी तरह के कपड़े पहनना चाहते हैं, अपनी चॉइस का म्यूजिक सुनना चाहते हैं, तो क्या वही चीज़ें दूसरे लोगों को जो मिला हुआ है राइट्स, उन्हें भी अपने पसंद के कपड़े पहनने और अपनी चॉइस के गाने सुनने का अधिकार है। किंतु हमारे द्वारा यदि उनके राइट्स को वायलेशन होता है चाहे किसी भी तरीके से, फिर ये राइट्स नहीं रह जाता, फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, अर्थात हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लेते। आगे बढ़ाऊँ, इसके साथ साथ क्या उन चीज़ों पे हमने ध्यान दिया है, जैसे स्वतंत्रता की बात करें, ये कहा जाता है कि जहाँ पे हमारी स्वतंत्रता खत्म होती है दूसरे की स्वतंत्रता स्टार्ट होती है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें ये देखना है कि क्या हमें जो राइट्स मिला है दूसरे के राइट्स का वायलेशन तो नहीं हो रहा है हमारे राइट्स के यूज से। इस पर विशेष हमें सिंसियर रहने की ज़रूरत है। टू मेक अ सोशल जस्टिस बेस्ड सोसाइटी हैविंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड राइट्स टू द सिटीजन्स। हम आपको आगे बढ़ें तो इस तरह से सपोज कीजिए कि हमारा क्या कर्तव्य नहीं बनता है कि यदि सरकार के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जा रही है तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम जो ओजोन लेयर में होल हो गया है, ये सर्वविदित है। यू ऑल नो देयर इज अ होल हैज बीन मेड इन द ओजोन लेयर which is just like an umbrella to protect the coming of ultraviolet rays of the sun to the earth। तो क्या पोल्यूशन को, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, पोल्यूशन रिलेटेड टू नॉइज़ हो, इसको रोकने की अगर हम ठान लें, हमारी भी तरफ से ये दबाव होनी चाहिए कि हम पोल्यूशन नहीं फैलाएंगे अपने फ़ायदे के लिए। तो इस तरह से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर भी है कि हम किस तरह से एक हेल्दी एनवायरनमेंट में जिए। सपोज कि जो प्लांटेशन की बात होती है तो वृक्षारोपण, यानी अगर हम प्लांटेशन करेंगे तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेगा और हमें एक शुद्ध क्लीन हवा मिलेगी, बारिश भी होगी। और आपको भी पता है ट्रीज एंड फॉरेस्ट आर द हैबिटेट्स ऑफ द एनिमल्स एंड बर्ड्स। वी ऑल्सो गेट सेवरल सॉर्ट्स ऑफ हर्बल गुड्स जिसकी दवाइयाँ बनती हैं। तो ये पशु पक्षियों का घर भी है और जितने पेड़ लगाएंगे समयानुसार बारिश होगी और हमारे बारिश से हमारी फसलें होंगी। तो ये कर्तव्य बनता है कि हम पेड़ लगाएं, वातावरण शुद्ध होगा और हमारे लिए जो आवश्यक है, तो क्लाइमेटिक चेंज हो रहे हैं उसको हम बहुत हद तक रोक सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि यदि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी बढ़ती है तो निश्चित रूप से अगर सपोज कीजिए कि गवर्नमेंट, पूरा देश किसी संकट में है, जैसे आज कोविड-19 के चलते ना केवल भारत देश, संपूर्ण विश्व में संकट छाया हुआ है। देयर इज अ ग्रेट क्राइसिस स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड।
तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता है कि इस कोविड-19 के टाइम में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि जो भी हमें गाइडलाइंस मिल रहे हैं उसको फॉलो करें। और सेकेंडली, हम अपने आसपास के लोगों को, यदि आप और हम सक्षम हैं तो उनको हेल्प करें, ताकि जीवन से बढ़कर कुछ नहीं है। जीवन के लिए ही सब कुछ किया जाता है। लिव एंड लेट लिव की परिभाषा भारत ने दिया है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है हमारी कि इस कोविड-19 के टाइम में आज इस तरह की सरकार की डिमांड है कि आप एक दूसरे की मदद कीजिए, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है। क्या हम इस बात से सहमत हैं कि हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसलिए हमें प्रयास करना है कि इन सारी चीज़ों को देखते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, जो सरकार से हम आशा करते हैं, सरकार भी हमसे आशा करती है, और उसकी देख रेख में समाज की भलाई के लिए, एनवायरनमेंट के भलाई के लिए, देश और विश्व की भलाई के लिए हम अपने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अवश्य निभाएं। ओके, थैंक यू।